आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 6 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स के शॉर्ट रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से कर सकते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 6 का नेम है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया है एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यानी अगर आप कोई नया गांव, नया शहर विजिट करेंगे तो आप उसके बारे में कैसी सोच रखेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। आप यहाँ पर समझ सकते होंगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगी। नीचे का जो मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ लोकेशन को हाईलाइट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ सूरत है, मसूलीपट्टनम है, हम्पी है। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। साथ में इसके संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। यहाँ लिखा है प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम इसकी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्षों पहले था, की यात्रा पर चले। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़े से पढ़ना इसको। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार, जिसका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुतचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। यानी वो इतनी अच्छी आर्ट बनाता था कि लोग उसकी प्रशंसा करे बिना रह नहीं पाते। अपने वास्तुकार का नाम इसलिए पता है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि हमें उस वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने अपना जो नाम है वो काफ़ी गर्व से मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडप में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूत्री वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी वलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर धातु घंटे के दीप बना रहे हैं। यानी किस तरीके से वहाँ पर बाजार का बताया गया है कि यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। अब यहाँ जो तंजावुर है वो क्या है, चोलों की राजधानी थी और तंजावुर पर एक राजराजेश्वर मंदिर बना है जो किसने बनवाया था, राजा राजदेव ने। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। यानी पर्व पे जो उत्सव होते हैं पर्वोत्सव, उन्हें पर्वोत्सव कहा जाता है। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर टर्न करते हैं। यहाँ पर लिखा है कांस्य घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत जान लो। कांस एक मिश्र धातु होती हैं जो तांबे और रांगे के मेल से बनती है। कांसा = तांबा प्लस रांगा, ठीक है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांस्य से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। यानी चोल साम्राज्य की जितनी मूर्तियाँ थी वो लुप्त मोम तकनीक द्वारा बनाई जाती थी। अब ये तकनीक कैसी है, चलिए पढ़ते हैं।
इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म कर लिया जाता था और उसके मिट्टी के अवतरण में एक छोटा सा छेद बना दिया जाता था। छेद के रास्ते सारा मोम पिघलकर बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। कितनी अच्छी इन्होंने टेक्निक का यूज़ किया है। आगे लिखा है, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनि शनि समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीत से मंदिरों की चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में बिल्ल स्वामिन यानी जो बिलसा या विदिशा का मंदिर है और गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं मध्य प्रदेश में बिल्ल स्वामिन मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ठीक है, आप हो सके तो कमेंट में ये बताना कि वृंदावन कहाँ है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दिया हुआ है और तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहानों राजाओं की राजधानी बनी। नोट कर लेना, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी कौन बना? अजमेर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। नोट कर लेना, ये नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे। अजमेर के पास क्या है? पुष्कर सरोवर। आगे दिया है छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बीचने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहाँ आसपास के गाँव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। आज भी होती है मंडी, से सब्जी मंडी होती है, धान मंडी होती है, वैसे पहले भी होती थी। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट यानी बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे, यानी उस मसालों को वो बेचते। अभी जो ये टॉपिक कवर किया, इसका नीचे आप डायग्राम देख लो। इस तरीके से लोग इकट्ठा होते और अपने सामान को बेचते। नेक्स्ट पेज पर है, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तु पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिर को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आप थोड़ा बहुत देख लो। यहाँ पर 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम, ये नाम नोट कर लेना, और नानादेशी। ये क्या थे? संघ थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि ये कर लेते थे। इस तरीके के कुछ संघ थे जिनके नाम यहाँ पर हैं, मणिग्रामम और नानादेशी। इनके नाम आप नोट कर सकते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बने। आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर वाले पेज पर भी नहीं है, इस वाले पेज पर देख लो आप। शहरों के बदलते हुए भाग्य।
कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जो गुजरात में है जैसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इस शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में न टिक सके। नेक्स्ट पॉइंट है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। नज़दीक से एक नज़र, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट से इसको पढ़ते हैं और ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है, नोट कर लेना। ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। मैंने आपको बताया पहले आगे। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस समय की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों का आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यहाँ पर जो शिलाखंड है उसको आपस में एक दूसरे में फंसाकर इस तरीके से गूंथा गया कि वो टूटे ना। आगे पेज पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख लें हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम्पी से एक चित्र लिया गया है। नेक्स्ट पेज पर दिया गया है एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेंच ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का विस्तार इस तरह से किया, यानी उसने उसका विस्तार किस तरह का था उसने वैसा वर्णन किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है, यानी ऐसी दीवारें बनाई गई है जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी है, यानी चपटी कतारों में उसको बनाया गया है। नीचे लिखा है हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आलिए जो होते हैं आपके जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था, यानी उसकी चर्चा चलती थी। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट का जमघट लगा रहता था, यानी उनकी भीड़ लगी रहती थी। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियाँ विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से एक रथ बना रखा है और यहाँ पर पढ़ते हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ, नोट कर लेना इसको। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण करवाया जो विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया गया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। मेन उसका उद्देश्य था सिंचाई करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, ये एक रथ बना रखा है, विट्ठल मंदिर से लिया गया है, ठीक है, विट्ठल मंदिर। नेक्स्ट पेज पर दिया है अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था, वही विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। मल्ल युद्ध आप कभी देखना, आपने कौन सी पिक्चर में देखा था? मैंने मल्ल युद्ध आपने कभी वो देखा है कौटिल्य का, जो एक चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल आता है, उसमें मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती टाइप में इस तरीके से लड़ाई वगैरह होती हैं। पहले जो नृत्य वगैरह संगीत वगैरह भी राजा बैठकर देखा करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। कब?
1565 यानी 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हम्पी का विनाश हो गया। अब नेक्स्ट किसके बारे में देखा था, सूरत। सूरत के बारे में जानते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में केम्बे और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। वाणिज्य केंद्र क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, उसे वाणिज्यिक केंद्र कहते हैं। आगे लिखा है, सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। नोट कर लेना, कभी पूछ ले आपसे मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किसको कहा जाता है, तो इसलिए नोट कर लो। इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़नी चाहिए। इतनी छोटी बातें आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगी। यहाँ पर है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे, इसलिए हज यानी कहाँ करने जाएंगे, हज मक्का जाएंगे, मक्का मदीना, तो वहाँ पर इसीलिए इसको क्या, मक्का का प्रस्थान यानी जहाँ से निकला जाता है, तो प्रस्थान द्वार। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यानी इतने सारे वहाँ पर आपको जहाज़ देखने मिल जाते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की हुई हुड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधः पतन प्रारंभ हो गया। इसके कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाज़ारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि सूरत का पतन कैसे हुआ और जो अपनों ने पहले पढ़ा, हम्पी का विनाश कैसे हुआ। अब लास्ट हमारा बच रहा है जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम के बारे में जानेंगे तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश तत्काल सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। पतन यानी होता है बंदरगाह। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक स्टोरी दी हुई है, मछुआरों का एक गरीब नगर। और यहाँ पर आप नीचे का पढ़े तो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य आवश्यकताओं की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कॉमिटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उसने प्रतिनिधि सूबेदार मीर जमुला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 और 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर पॉइंट। लास्ट वाला एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला देखो। वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। यानी उनको ये था कि अगर भारत जाएंगे तो वहाँ से हम मसाले लेकर आएंगे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा शुरू करते हुए केप ऑफ गुड होप
ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता रखी है, शायद से या तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं या फिर मैंने आपको जब शॉर्ट्स रिवीजन करवाए इंस्टाग्राम पर, आप उसमें भी देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या करता है, अटलांटिक महासागर से केप ऑफ गुड होप पे जाता है, फिर वहाँ से हिंद महासागर को पार करते हुए ये भारत पहुँचता है। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुँचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रयत्न खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हालैंड वासियों और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया, यानी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ गया, ठीक है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कर रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सो अगर आप ये एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो roxen4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आप इनका शॉर्ट्स रिवीजन भी करना चाहते हैं तो इंस्टा से ज़रूर जुड़ जाना। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।